हेलो एवरीवन, वेलकम टू लीगल नैरेटिव। आज हम लोग प्रेसी राइटिंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि प्रेसी राइटिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको तरीका बताऊंगा कि प्रेसी राइटिंग में हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रेसी राइटिंग करेंगे। प्रेसी राइटिंग हम करें उसके पहले हम क्या करते हैं, अपने इस पूरे पैसेज को पढ़ लेते हैं, क्योंकि इसी को हमको प्रेसी में मतलब इसी की प्रेसी लिखनी है। संक्षेपीकरण जिसको कहते हैं या संक्षिप्त में लिखना कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेम चीज़ें फॉलो होंगी, इसलिए मैं ये इंग्लिश में करके बता रहा हूँ। आप लोग हिंदी में भी यही सेम चीज़ फॉलो कर लेना, अगर उसमें भी संक्षेपण आता है तो। ओके, सबसे पहले प्रेसी कहते किसे हैं, सॉरी वो सब बातें बाद में करेंगे। सबसे पहले हम इस पैसेज को पढ़ लेते हैं। नहीं, पैसेज बाद में पढ़ेंगे, पहले जान लेते हैं कि प्रेसी राइटिंग में हमको क्या क्या करना होता है। तो हम कुछ कुछ आपको स्टेप्स बताएंगे, 5-6 स्टेप जिनको आपको फॉलो करना होता है। नंबर 1, बहुत इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं बहू, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। नंबर 1, प्रेसी लिखने से पहले हम लिखना स्टार्ट करें उसके पहले हम क्या करते हैं, मतलब हमको करना क्या चाहिए कि हमको पैसेज को, जो हमारा पैसेज है उसको बहुत ही केयरफुली रीड करना है, बहुत केयरफुली रीड करना है। क्यों? क्योंकि जब तक हम केयरफुली रीड नहीं करेंगे तब तक हम उस चीज़ की इसेंस को समझ नहीं पाएंगे वो कहना क्या चाह रहा है। और केयरफुली रीड करने का मतलब ये नहीं कि एक बार पढ़ा और उसी में हमको सब कुछ ज्ञान आ गया, ज्ञान का भंडार आ गया, हमारे ज्ञान के चक्षु खुल गए। नहीं, रीड एटलीस्ट ट्वाइस, कम से कम 2 बार इसको जरूर पढ़ना। ओके, फर्स्ट रीडिंग में क्या होगा, फर्स्ट रीडिंग में कि हम ओवरऑल थीम को समझ जाएंगे कि ये जो पैसेज है, ये पैराग्राफ जो है वो कहना क्या चाह रहा है, ओवरऑल थीम उसकी समझ जाएंगे। ओके, सेकेंड रीडिंग में क्या होगा, हम उसके की पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, जो हमारे आर्गुमेंट को, उसके कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनको अंडरलाइन करेंगे और उसके इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को क्या करेंगे, मतलब मार्क करके रख लेंगे। फिर से बोलता हूं, रीडिंग करेंगे बहुत केयरफुली, मतलब मिनिमम 2 रीडिंग करेंगे। पहली रीडिंग में हम उसके ओवरऑल थीम को समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी रीडिंग में हम क्या करेंगे, उसके की पॉइंट्स को, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, उसके कुछ सपोर्टिंग आर्गुमेंट्स होंगे उनको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, जो ओवरऑल थीम हम लोगों ने पहचानी है। फिर हम कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस होंगे, इंपॉर्टेंट नोट होंगे, उनको क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे या मार्क करके रख लेंगे। ओके, नंबर 2 हम क्या करेंगे, सेंट्रल आइडिया पहचानने की कोशिश करेंगे। नंबर 2 स्टेप इज फाइंड द सेंट्रल आइडिया ऑफ पैसेज। पैसेज की सेंट्रल आइडिया के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। अब पैसेज का आप सेंट्रल आइडिया को कैसे पहचानोगे, उसके लिए आप एक काम करो, पैसेज से ही एक क्वेश्चन पूछो, व्हाट इज द पैसेज मेनली टॉकिंग अबाउट। क्या कैसे पता करोगे, व्हाट इज द पैसेज मेनली टॉकिंग अबाउट। ठीक है, मेनली किस चीज के बारे में ये बात करना चाह रहा है। ओके, अब अभी हम कुछ देर के बाद जब हम इस पैसेज को पढ़ेंगे उसके बाद में हम आपको बताएंगे कि ये पैसेज जो था, ये इसका मेन आइडिया, सेंट्रल थीम क्या था। ठीक है, अभी मैंने भी पढ़ा नहीं उसको। नंबर 3 इज हमको जो इसेंशियल पॉइंट्स होंगे, जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि सेकेंड राउंड में जब हम पढ़ रहे होंगे तो उसके सेकेंड राउंड में जो भी चीज़ें हमको पता चलेंगी, हम उन इसेंशियल पॉइंट को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट ओनली द इसेंशियल पॉइंट्स, सेलेक्ट ओनली द इसेंशियल पॉइंट्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसी राइटिंग में करना होता है, संक्षेपण कर देना होता है, और संक्षेपण करने के बाद में भी वो जो पैसेज है, एक्चुअल पैसेज, उसी का मीनिंग निकले उस संक्षेपण किए हुए पैसेज से। ओके, तो हमको मेन कोर आइडिया, जो कोर आइडियाज होते हैं उनको बचा करके रखना होता है। हमको खाली उसके इसेंशियल इंग्रेडिएंट को बचा करके रखना होता है, इसेंशियल पॉइंट्स को बचा करके रखना होता है।
बाकी चीज़ों को तो हम किन किन चीज़ों को हटा देते हैं, जैसे हमको रिमूव कर देना होता है, रिमूव, कोई एग्जाम्पल दिया हुआ है, कोई रिपीटेटिव वर्ड है, रिपीटिशन अगर किसी चीज़ का है। कई बार होता क्या है कि एक ही चीज़ को एक पैसेज में दो तरीके के सेंटेंसेस यूज करके बताया जाता है, तो हम उन दोनों में से कोई एक सेंटेंस को पकड़ेंगे और उसी को ही मतलब उसको अपने शब्दों में लिख देंगे, हम रिपीट नहीं करेंगे। मतलब कोई रिपीटेटिव चीज़ है, कोई एग्जाम्पल है, उसको इलस्ट्रेट किया जा रहा है, एग्जाम्पल दिया जा रहा है किसी चीज़ का, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। नंबर थर्ड इज कोई अननेसेसरी डिटेल दिया जा रहा है, कोई बहुत डिटेलिंग की जा रही है किसी चीज़ की, अननेसेसरी डिटेल्स, उसको भी हम क्या करेंगे, उसको भी हम निगेट कर देंगे, उसको भी हम उसने प्रेसिस में लिखेंगे नहीं। अब बात आती है कि अगर हम इन सारी चीज़ों को रिमूव कर देंगे तो बचेगा क्या, तो हमारा फोकस होना चाहिए, हमारा फोकस होना चाहिए ओनली ऑन मेन आर्गुमेंट्स, मेन आर्गुमेंट्स। अब बात आती है कि ये मेन आर्गुमेंट्स हमको पता कैसे चलेंगे। हमने जब दो रीडिंग की है ऊपर, तो हमको पता चल गया कि उसकी सेंट्रल थीम क्या है, उसका कोर आइडिया क्या है, उसका सेंट्रल आइडिया क्या है। उस सेंट्रल आइडिया को जो सपोर्ट करने वाली चीजें हैं या उसको जो स्ट्रेंथन करने वाली चीजें हैं, वो क्या कहलाती हैं, मेन आर्गुमेंट कहलाता है। हमको उन पे फोकस करना है। ओके, एंड नंबर थर्ड हमको क्या करना है, नंबर थर्ड कि पैसेज का जो लॉजिकल फ्लो है उसको मेंटेन रखना है। कीप द लॉजिकल फ्लो ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जो ओरिजिनल पैसेज है उसका हमको फ्लो बना करके रखना है। ये नहीं होना चाहिए कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, नहीं, जिस सीक्वेंस में चीजें अपने पैराग्राफ में लिखी हुई हैं, अपने पैसेज में लिखी हुई हैं, उसी फ्लो में, उसी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, उसी लॉजिकल फ्लो में हम अपने प्रेसिज में भी लिखेंगे। तो हमने तीन चीजें अभी तक आपको बताई कि पैसेज को केयरफुली पढ़ना है, मिनिमम 2 राउंड। पहले राउंड में हम क्या करेंगे, उसकी थीम को पहचान लेंगे, दूसरे उसमें हम उसके सपोर्टिंग आर्गुमेंट को पहचान लेंगे और उनको मार्क करके रखेंगे। नंबर 2 हम उसके सेंट्रल आइडिया को पहचानेंगे। नंबर 3 उसके इसेंशियल जो फैक्ट्स होंगे, इसेंशियल पॉइंट्स होंगे, उनको हम क्या करेंगे, लिखने की और मार्क डाउन करने की कोशिश करेंगे। और इसमें हम उन एग्जाम्पल्स को, रिपीटेटिव वर्ड्स को, अननेसेसरी डिटेल्स को हटा देंगे। सिर्फ हमारा फोकस मेन आर्गुमेंट्स पर होना चाहिए। ओके, एंड नंबर 4 हमको अपने वर्ड्स में लिखना है। यूज योर ओन वर्ड्स, हमको अपने खुद के वर्ड्स यूज करने हैं। हमको कभी भी जो लॉन्ग फ्रेजेस हैं, सेंटेंसेस हैं पैसेजेस में, उनको कॉपी नहीं कर लेना है, कॉपी कैट नहीं बनना है। ओके, डू नॉट कॉपी, डू नॉट कॉपी। लॉन्ग फ्रेजेस को, लॉन्ग पैसेजेस को कॉपी नहीं करना है। कोई शॉर्ट फ्रेज हो, शॉर्ट पैसेज हो, उसको कॉपी कर सकते हो, बट लंबे लंबे पैराग्राफ को या लंबे लंबे फ्रेजेस को, लंबे लंबे सेंटेंसेस को कॉपी करने की कोई जरूरत नहीं होती। ओके, आप जब कॉपी नहीं करोगे तो फिर कैसे करोगे, रीफ्रेज द आइडिया इन सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। रीफ्रेज द आइडियाज इन सिंपल एंड कंसाइज लैंग्वेज। हम उसी आइडिया को जो उसमें पैसेज में लिखा हुआ है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स में या ऐसी चीजों में, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम अपनी लैंग्वेज में मतलब सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ओके, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करो इस बात को, कि हमको ये सब करते हुए, रीफ्रेजिंग करते टाइम पे
या उसकी मतलब लॉजिकल फ्लो बनाने के टाइम पे, सब कुछ करते हुए भी हमको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि जो ओरिजिनल मीनिंग है, ओरिजिनल मीनिंग एंड टोन नीड्स टू बी इंटैक्ट। उसको एकदम बचे रहना चाहिए, एकदम उसको, उसके ऐसा ना हो कि तुमने प्रेसी राइटिंग लिखा और उससे कोई अलग ही मीनिंग निकलने लगी। नहीं, जो पूरा पैसेज पढ़ के मीनिंग निकल रही है, सेम मीनिंग तुम्हारे प्रेसी राइटिंग को पढ़ने के बाद में भी आनी चाहिए। ओके, मतलब वी हैव टू मेंटेन द ओरिजिनल मीनिंग एंड टोन ऑफ आवर प्रेसीज। ओके, नंबर फिफ्थ पॉइंट इज, नंबर फिफ्थ, स्ट्रक्चर हमको मेंटेन करना होगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन करना होगा। प्रॉपर स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? जैसे जैसे हमारा पैसेज फ्लो कर रहा है, उसी तरीके से हमको क्या करना होगा? फ्लो करना होगा। हमको ये नहीं कि हम पैसेज का आखिरी स्टेंजा जो है उसको पहले लिख रहे हैं, बीच वाला बाद में लिख रहे हैं और सबसे ऊपर वाला सबसे बाद में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। हमको प्रॉपर स्ट्रक्चर, सिर से लगा करके पैर तक प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग में लिखना है। हमको लिंकिंग वर्ड्स यूज करने हैं, लिंकिंग वर्ड्स। अब लिंकिंग वर्ड्स क्या होते हैं? लिंकिंग वर्ड्स जैसे हाउएवर, मोरओवर, देयरफॉर, इन एडिशन टू, व्हाइल, एटसेट्रा, इन सबका खूब यूज करेंगे। ओके, इनको हम लिंकिंग वर्ड्स कहते हैं। ठीक है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात हमको याद रखनी है, नंबर 6, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, वर्ड लिमिट को ध्यान रखना है। वर्ड लिमिट कभी नहीं भूलना है। मान लो अगर 300 वर्ड का पैसेज है, 300 वर्ड का, तो हमको, हमारी प्रेसी कितने वर्ड की होनी चाहिए? 100 वर्ड, 1/3। ठीक है, 1/3 होनी चाहिए। ये बात समझ में आ रही है सबको? यस और नो? समझ में आ रही बात? यस और नो? तो वर्ड लिमिट का हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। ये नहीं कि हम 300 वर्ड का हमारा पैराग्राफ था और हम 250 वर्ड की प्रेसी लिख रहे हैं। नहीं, 100 वर्ड मैक्सिमम। और जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमसे टाइटल मांगा नहीं गया है, इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, डू नॉट गिव अ टाइटल टू इट, लेकिन जनरली पूछा जाता है कई बार, ये अपना टेस्ट पेपर है, जनरली होता क्या है, नंबर 7, कि टाइटल भी मांगा जाता है, टाइटल। तो भावार्थ वाले लेक्चर में हिंदी का जब मैं बता रहा था तो बताया था कि कैसे सुइटेबल टाइटल को हम ढूंढते हैं। तो सुइटेबल टाइटल को ढूंढने का क्या बात होती है, कैसे करते हैं? सबसे पहले जब हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो उसकी हमको सेंट्रल थीम पता चलेगी। सेंट्रल थीम को ही हम क्या कर देंगे? नाम दे देंगे, उसका टाइटल दे देंगे। ठीक है, द टाइटल शुड रिफ्लेक्ट द कोर थीम। ठीक है, उसको कोर थीम रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। अगर कोर थीम को रिफ्लेक्ट नहीं करती है तो क्या हो जाएगा? वो टाइटल बेकार हो जाएगी, बोगस हो जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अपने इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं जल्दी से 1 मिनट में, और उसके बाद में इसकी हम प्रेसी राइटिंग करेंगे। ओके, एजुकेशन मीन्स कंसिडरेबली more than just teaching a student to read, write and manipulate numbers. Computers, the internet and advanced electronic devices are becoming essential in everyday life and have changed the way information is gathered,
How this new technology is utilized in the curriculum and managed by teachers will have an important role to play in widening the resources and knowledge base for all students. Technology affects the way teachers teach and students learn. To make the best use of information technology, schools need a workable plan to fully integrate it into all aspects of the curriculum. So, students are taught how, why, and when to use technology to further enhance their learning. If a school does not have a clear plan of how and why it wishes to implement IT मतलब information technology, then it runs the risk of wasting money. In school today, nearly all classrooms have access to computer. However, many schools mistake this as incorporating information technology into the curriculum. School staff need to research what IT is available and what would best serve the school's purpose. Not simply purchase the latest equipment, यानी कंप्यूटर वगैरह खरीदने सिर्फ नहीं होगा. There should be a policy stating how IT is going to assist pupils मतलब students, development and what teachers want pupils to achieve. Staff members need to be clear about what they want it to do IT to do for them before they can start incorporating it into their lessons. The only way information technology is going to be useful to schools is if all staff members were well informed and fully supported. It is principal's responsibility and should be part of the school's plan to ensure that all staffs are consulted about the changes and the changes organized. Some teachers may be resistant, especially if they have not had much experience with computers, so training teachers is essential in implementing IT into the school curriculum. Staff members must feel involved in the process of acquiring technology and in learning how to operate it in order for them to increase their confidence in using IT as a curriculum tool. Teachers are only going to be able to incorporate IT into their lessons if they are competent users themselves. In addition, teachers need to be aware that IT within the classroom is extremely flexible, but that they need to plan what purpose IT serves in each lesson. The skill a child learns are the important part of any lesson, and it is same with technology. IT needs to be used and understood in all subjects in the same way. The ability to read is necessary for all subjects and must be used across the curriculum in the same way that a pen and pencil are used in most subject areas. The way to plan the use of IT in the classroom is to approach it as simply as learning tool that is more advanced and more exciting than the traditional pen and paper. It is vitally important for the students to be taught the strategies for using IT. Children also need to be fully informed about the capabilities of IT. Pupils should be aware, और ऐसे करके हम यहाँ तक पढ़ लेंगे. Teachers must therefore be fully informed about what kind of IT are available and whether or not they are appropriate for classroom use. School boards and teachers must therefore ensure that all staff have a clear plan about what they want their students to achieve through IT. The appropriate incorporation of IT into the classroom will broaden the minds and skills of the student, allowing them to be better prepared for further technological advancement. ये था अपना पूरा पैसेज. अब क्या करना है हमको, इसका प्रेसी राइटिंग लिखना है और क्या कहते हैं टाइटल देना है. ठीक है, हम टाइटल भी देंगे इसकी. जब हमने इसको पूरा पढ़ा तो हमको क्या समझ में आया कि अभी हमने बताया था कि इसकी सेंट्रल थीम हम बताएंगे इसको पढ़ने के बाद में. जो मुझे समझ में आया है पढ़ने के बाद में, क्योंकि मैंने अभी एक रीडिंग आपके सामने की है, तो हमको ये बात समझ में आई है कि जो ये पैसेज बात कर रहा है इसेंशियली ये कह रहा है कि स्कूल मस्ट प्लान. मैं लिख देता हूं मुझे क्या समझ में आया है. स्कूल मस्ट प्लान
and implement IT thoughtfully, मतलब ऐसे नहीं कि कुछ भी ऐसे रेंडमली कुछ भी करते चले जा रहे हैं, thoughtfully in education rather than just introducing computers without proper strategy. ठीक है, मतलब स्कूल्स को अगर अपने उसमें आईटी या कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को लेकर के आना है, उसके लिए उनको क्या करना होगा, थॉटफुल स्ट्रेटजी बनानी होगी, सोच समझ करके एक स्ट्रेटजी बनानी होगी। उस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद में उनको क्या करना होगा, उस स्ट्रेटजी को बनाने के बाद में उसको इंप्लीमेंट करना होगा। और विदाउट स्ट्रेटजी के उस कंप्यूटर को वहां पे लगा कर देना, वो सिर्फ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेस। ओके, ये पूरी बात बताने की कोशिश की जा रही है अपने पैसेज में। किसी को कोई शक, इतनी बात समझ में आ गई सब? अब बात आती है कि हम लोग इस पूरे पैसेज को, मैं अपने लैपटॉप में भी, एक मिनट रुको, मैं खोल लेता हूं और इसको मैं देखता रहता हूं, फिर उसकी मैं क्या लिखता हूं, इसकी मैं प्रेसी लिखता हूं। ओके, टोटल कितने वर्ड हैं? टोटल अराउंड 754 वर्ड्स हैं। हमको अराउंड 250 वर्ड्स के आसपास लिखना है, 248। ठीक है, हम लोग लिखने की कोशिश करेंगे। हम आपके सामने लिख रहे हैं और आप देखो। ठीक है, इसी तरीके से करना बाबू, घबराना नहीं है। आप लोग बेस्ट हो, आप सब कुछ कर सकते हो। यू आर कॉम्पिटेंट टू डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। ओके, सबसे पहली बात, अच्छा इसका पहले टाइटल ही दे दिया जाए क्या? इस पैसेज का अगर हम टाइटल देना चाहें तो इस पैसेज का टाइटल क्या होगा, आप लोग खुद बताओ। पैसेज का जब हम लोगों ने पढ़ा तो इसका कोर आइडिया क्या समझ में आया हमको? कोर आइडिया ये बात समझ में आई कि स्कूल मस्ट प्लान एंड इम्प्लीमेंट IT thoughtfully in education rather than just introducing computers without strategy। ये बात हमको समझ में आई कि इसका कोर आइडिया है। तो इसका टाइटल फिर क्या हो जाएगा? टाइटल हो जाएगा नीड फॉर प्लान्ड इंटीग्रेशन ऑफ IT इन एजुकेशन। ठीक है, नीड फॉर प्लान्ड इंटीग्रेशन ऑफ IT इन एजुकेशन। ये बात समझ में आ गई सबको? यस और नो? ये हो गया इसका टाइटल। अब टाइटल कैसे निकल रहा है, बात आपको समझ में आ रही होगी। कोर आइडिया को ही शॉर्ट फॉर्म में लिख देना इज कॉल्ड टाइटल। टाइटल देख करके ही पता चल जा रहा है कि पूरा पैसेज क्या बताने की कोशिश कर रहा होगा। बात ठीक है? इट इज शॉर्ट, क्लियर एंड रेलेवेंट एंड इट इज रिफ्लेक्टिंग द कोर थीम ऑफ आवर पैसेज। कोर थीम को कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। एट द सेम टाइम वी आर नॉट यूजिंग एनी लॉन्ग और वेग टाइटल। ऐसा नहीं कि हम पूरा पैसेज का लिख दे रहे हैं टाइटल के नाम पे। ओके, इट इज शॉर्ट, सुसिंक्ट एंड रिफ्लेक्टिंग द कोर आइडिया ऑफ आवर पैसेज। ओके, नाउ move towards the प्रेसीज। ठीक है, प्रेसीज कैसे लिखेंगे? हम अपने लैपटॉप में भी इसको खोल चुके हैं पैसेज को, और हम पैसेज की हर एक पैराग्राफ को छोटा करने की कोशिश करेंगे। हम डायरेक्ट लिखते चले जाएंगे। आप लोग क्या करो, उसको छाप लो, क्योंकि ज़्यादा मैं लिखूंगा भी नहीं, बस 2-4-5 लाइन लिखूंगा और फिर आप उसको समझ जाना कि कैसे लिखना होता है। ओके, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है। एजुकेशन टुडे इन्वॉल्व्स मच मोर देन टीचिंग एजुकेशन। मैं ये प्रेसी लिख रहा हूं, ठीक है। टुडे इन्वॉल्व्स मच मोर देन teaching
स्टूडेंट्स बेसिक लिटरेसी एंड न्यूमरेसी। मतलब सिर्फ बेसिक चीज़ें जो हम लोग उनको लिखना और मैथमेटिकल फॉर्मूला जोड़ना सिखाते थे उससे बहुत ज़्यादा इवॉल्व कर चुकी है। ओके, विद द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ, विद दी, अपने शब्दों में मैं लिख रहा हूं सब, विद दी ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स and the internet, in daily life, schools must effectively integrate इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मैं आईटी लिख देता हूं, ठीक है, इनटू द कुरिकुलम, इनटू द कुरिकुलम, ठीक है। स्पेलिंग पर ध्यान देते रहना बाबू, गलत नहीं होना चाहिए। ओके, हाउएवर, मेरली, हाउएवर, मैंने आपको बताया था ना कि लिंकिंग वर्ड्स का यूज करते रहना है। हाउएवर merely providing computers in classrooms does not mean IT has been successfully incorporated, ठीक है। schools need a clear and well thought out plan that defines how technology will support students learning and overall development, ठीक है। ये बात कर लिया हमने, ये पहला पैराग्राफ हमने सब कुछ कवर कर लिया। फिर अगले पैराग्राफ की स्टार्टिंग करेंगे। फॉर आईटी टू बी ट्रूली बेनिफिशियल, teachers must be properly trained टीचर्स को, अगर वो उसमें अभी हम लोगों ने पैसेज में पढ़ा था कि टीचर को अगर ट्रेनिंग नहीं दोगे तो सब यूजलेस हो जाएगा, तो प्रॉपरली उनको ट्रेंड होना चाहिए। एंड कॉन्फिडेंट इन यूजिंग इट एज अ टीचिंग टूल, ठीक है।
विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग, मतलब अगर सफिशिएंट ट्रेनिंग उनकी नहीं कराओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग, विदाउट एडिक्वेट ट्रेनिंग and support from school authorities, teachers may resist or fail to use technology effectively, ठीक है। moreover IT should not be treated as a separate subject, but should be integrated across all disciplines, just like reading and writing, रुक जाओ, पेज जोड़ लेता हूँ।